Hello everyone. Today our topic is rising resentment against companies rule. तो देखिए अभी क्या कंडीशन है कि अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया उसमें हमने ये देखा है कि एक एंट्री करती है एक कंपनी ट्रेड मोटिव्स के साथ इंडिया में, और इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए वो पॉलिटिकल जो लैक ऑफ यूनिटी है छोटे छोटे किंगडम्स के बीच में इंडिया में, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को वो इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर पॉलिटिकल जो एक इंटरफेरेंस है वो इस कंट्री में शुरू कर देते हैं विद द फार साइटेड विजन ऑफ रूलिंग द कंट्री एंड मेकिंग इट अ कॉलोनी। तो अब हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने स्टडी किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, वॉर स्ट्रैटेजीज और डिप्लोमेसी के साथ और डिसीटफुल वेज में, छल से भी जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे मेथड्स और ऐसे ऐसे ट्रीटीज़ अलाइंसेस सब मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया के मेजर जो स्पॉट्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, और ऑल ओवर द इंडिया, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब जगह पे जो है इंडिया को कंट्रोल कर लिया हुआ है। अब क्या होगा, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जनरली 1857 से हम बोल देते हैं कि भी जो अपराइजिंग है, नेशनल अपराइजिंग है, वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे बहुत पहले जो है लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन, डिसकम्फर्ट जो था वो देखने को मिलना हमें शुरू हो चुका था। सो फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये जो बीच का पीरियड है ये जानना कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, लोगों ने कैसे अपनी रिजेंटमेंट, अपनी जो है डिस्कम्फर्ट दिखाई है, एक्सप्रेस की है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये हमें देखना होगा इस चैप्टर में। तो टुडे वी विल कवर पीपल्स रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है, जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, ये ओरिजिन कैसे हुआ इस चीज़ का, और उसमें हम सिविल अपराइजिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं आज। तो सिविल अपराइजिंग के मेजर जो कॉजेज़ हैं वो स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस्टिक्स क्या हैं वो स्टडी करेंगे, और कुछ फर्स्ट फाइव जो इम्पॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम देखते हैं, इफ़ वी जस्ट लुक एट दिस पार्ट, तो ये अब पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 की ये बात करता है। तो बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अस थिंक 1857 हमें लगता है कि बस यही एक पीरियड है जिसमें मेजर शो जो हुआ था, लेकिन नहीं, हाउएवर देवर इससे पहले भी जो थे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम अगर ध्यान से देखें तो जो रिसेंटमेंट थी वो बहुत तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा शुरू की गई थी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब हम ट्रैक करेंगे कि वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कौन से थे एंड डिफरेंट रीजन्स कौन से हैं। तो आगे हम देखते हैं पीपल्स रेजिस्टेंस का बेसिकली मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं इस चीज़ को, तो पीपल्स रेजिस्टेंस का मतलब होगा, जो पीपल यहाँ पे उसका मतलब है सेवरल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और उन सेवरल सेक्शंस को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एलियन रूल्स है जो एक एक्सटर्नल आउटसाइडर्स जो इंडिया में रूल कर रहे हैं उनसे प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। और वो जो लोग थे, जो पीपल हैं, वो पीपल के अंदर कौन थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स जिनको हम बोलते हैं, आर्टिसंस, ठीक है, तो आर्टिसंस थे, ट्राइबल ग्रुप था, रूलिंग क्लासेस थी, एक्टिव और डिस्पोजेस्ड। एक्टिव जो कि रूलिंग क्लास मतलब जो ब्रिटिश कंपनी के साथ रूल भी कर रही है, और डिस्पोजेस्ड मतलब कि दे आर नो लॉन्गर, कोई पोजीशन पे नहीं है या उनसे चीज़ें छीनी जा चुकी हैं, और मिलिट्री पर्सोनल हो गए। और हम देखते हैं कि दोज अंडर द कंपनी एज वेल एज द डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स ऑफ एक्स रूलर्स, कुछ ऐसे रूल मतलब कि बहुत स्कैटर्ड ग्रुप है ना, तो मेजर उसमें पीजेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें, बहुत अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए जो फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, आर्टिसंस जो मतलब
हस्तशिल्पकार होते हैं और अलग अलग तरह की जो कलाओं में माहिर होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ट्राइबल ग्रुप हो गया, आदिवासी इलाके वाले, रूलिंग क्लास, और हम देख रहे हैं कि रिलीजियस लीडर्स हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो सब इस ग्रुप में आ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें ये जानना कि ग्रुप कौन सा था। तो रिलीजियस लीडर भी थे, और जो कि और दोज हु फॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, और हमें देखने को मिलता है कि ये अपने इंटरेस्ट के लिए ये लड़े भी, और अलग अलग टाइम्स पे इन्होंने अपना एजिटेशन जो था वो स्टार्ट किया। सो एजिटेशन इन बनारस जो है देखने को मिलता है हमें, जो एक फ्रिक्शन थी वो हमें बनारस को देखने को मिलती है 1810 में अगेंस्ट अ हाउस टैक्स इम्पोज्ड बाय कर्नल कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो जो हमें देखने को मिलता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो हाउस टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट बनारस में एक हमें वो दिखता है कि एजिटेशन, लोग डिससेटिस्फाइड हैं। फिर सूरत राइट्स होते हैं 1814 के अगेंस्ट सॉल्ट ड्यूटी, सॉल्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जा रही है, जो पैसा देना पड़ रहा है ट्रेडर्स को। द राइजिंग इन बरेली, तो बरेली, सूरत, बनारस, बरेली में क्या हुआ 1816 में, पुलिस टैक्स और म्यूनसिपल टैक्सेस हैं। तो बहुत तरह की, देखो मनी मेकिंग था ना ब्रिटिशर्स का एजेंडा, तो वो मनी मेकिंग जब कर रहे थे तो उस मनी मेकिंग को करने के लिए वो जो प्लान्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे या टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको बहुत सारे जो लोअर स्ट्रेटा थे, आर्टिजन्स थे या छोटे शॉपकीपर्स थे, जो शिल्पकार होते हैं और जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, अर्बन पुअर होते हैं, वो उसको नहीं दे पाते। और इवन उन्होंने इन सब ने इकट्ठे मिलके, और जो इवन प्रॉस्परस अर्बन जेंट्री जिसको हम बोलते हैं, अर्बन जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है, जेंट्री, अर्बन जेंट्री उनको कहा जाता है, कि जो रॉयल क्लास है, इवन इन सब ने इकट्ठे मिलकर ही इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो इंटरेस्ट ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज डिफर्ड इन द सेंस दैट ईच सेक्शन हैड डिफरेंट ग्रीवेंसेज। इन सबके जो ग्रीवेंसेज थे, कंप्लेंट्स थी, वो अलग तरीके थी, बट कन्वर्स्ड ऑन अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये सारी जो अलग अलग कंप्लेंट्स हैं वो इकट्ठा मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना देती हैं। तो यहीं से हम देखते हैं कि शुरुआत हो जाती है। और बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि जो पीपल रेजिस्टेंस है वो हमें 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में देखने को मिलता है, और वो है सिविल रिवेलियंस, ठीक है, और ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट मूवमेंट्स। ये तो 3 हैं ही है मेन। और इस बुक में जो है राजीव अहीर की, ये बोल रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड मिलिट्री रिवॉल्ट्स। इन्होंने मिलिट्री रिवॉल्ट्स को भी ऐड किया है। तो बेसिकली हम समझेंगे कि कैसे ये जो अपराइजिंग होती है, किस तरह से ये 4 ब्रॉडर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी रिजेंटमेंट, अपना गुस्सा, एंगर, अपना डिसकम्फर्ट वो है एक्सप्रेस करेंगे। तो अब हम देखते हैं जेनेसिस ऑफ पीपल रेजिस्टेंस। कहते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में जो लोग थे, पीपल्स, जो लोगों का जो प्रोटेस्ट था, अगर हम वो देखें तो वो उसके कॉमन कॉजेज़ क्या थे? हाई लैंड रेवेन्यू इसके कॉमन कॉज थे, क्योंकि ज़्यादा जो है ज़मीन के ऊपर जो कर है वसूलती थी सरकार, करप्ट प्रैक्टिसेस, हार्ड एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स, ये कुछ ऐसे इंस्टिगेटिंग, भड़काने वाले, प्रोवोक करने वाले फैक्टर्स थे जो कि लोगों को ये चीज़ें नहीं, लोग इसको हैंडल कर पा रहे थे। और हाउएवर द इस्टेब्लिशमेंट, और हम देखते हैं आगे कि जो कॉलोनियल रूल है और उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके बहुत ज़्यादा एनहिलेटिंग लेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। एनहिलेटिव इफ़ेक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डिवास्टेटिंग। सो बेसिकली एनहिलेटिंग जो है ये जो लोगों की जो ब्रिटिशर्स की करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्टेट की हाई टैक्स डिमांड है, ये इसके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो रहा था इंडियंस के ऊपर। तो कोई भी मतलब देयर वाज नो वन टू हियर, उनके जो ग्रीवेंसेस को, कंप्लेंट्स को सुनने के लिए कोई नहीं था। और कंपनी बस इंटरेस्टेड थी टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि नेचुरली वो वहाँ पे से इसी मोटिव से ही वहाँ पे रूल कर रहे हैं, इंडिया में रूल कर रहे हैं। तो कॉलोनियल लॉ और जो जुडिशरी थी वो सेफ गार्ड करती थी इंटरेस्ट गवर्नमेंट के और उसके कोलैबोरेटर्स के। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं, मर्चेंट्स हैं और मनी लेंडर्स हैं, ये गवर्नमेंट के कौन है? कोलैबोरेटर्स हैं। दस द पीपल लेफ्ट विद नो ऑप्शन, लोगों के पास कोई ऑप्शन वापस नहीं रह गया था। और फाइनली जब देखो इंडिया में से ही कुछ लोग हैं, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, मनी लेंडर्स होंगे, उनको
बिना बल्कि मर्जी से, या समझ लीजिए कि बिना मर्जी के, लेकिन उनको गवर्नमेंट का साथ देना ही था ताकि उनका खुद का काम चलता रहे। तो जब इतने सारे और कोई सुनवाई ही नहीं है और खुद के भी कुछ जो लोग हैं वो कंपनी के साथ साथ दे रहे हैं, तो फाइनली जो थी लोगों ने हथियार उठाना और ख़ुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया था, रिवॉल्ट्स होने शुरू हो गए थे। तो ये कंडीशंस जो थी, इवन जो कहते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप की अगर हम कंडीशन देखें तो वो भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी, और जो कि लोग मेन लैंड में रह रहे थे, और मेन लैंड में भी जो अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी एनक्रोचमेंट किया गया था, वहाँ पे भी जबरन इंट्रूशन जो है, हमने पिछला सारी स्टडी किया है बंगाल में, मैसूर, मराठा और सिंध और पंजाब, इन सब रीजन्स में क्या किया है अंग्रेज़ों ने, इंट्रूजन की हैं, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये एनक्रोचमेंट्स की प्रॉब्लम थी लोगों को, और ट्राइबल लोगों की भी सेम इश्यूज थे और मेनलैंड के भी। तो कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं कि अपराइजिंग के लिए इन सब की जो ग्रीवेंसेस थी वो कॉमन कॉज बन गए थे। तो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या रहे हैं पीपल्स अपराइजिंग का? तो नंबर 1 है कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। हैवी बर्डन है टैक्सेस का, एविक्शन ऑफ पीसेंट लोगों, जो किसान हैं उनको उनकी ज़मीनों से निकाला जा रहा है, और जो आदिवासी इलाके हैं उनकी, देखो जो ट्राइबल ग्रुप्स एक ऐसे ग्रुप्स माने जाते हैं जो कि बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं। दे डोंट ईजिली एक्सेप्ट द इंट्रूजन्स। वो आउटसाइडर्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग लाइफ, सो देयर कल्चर इज़ डिफरेंट। सो वहाँ पे उनकी जो एनक्रोचमेंट हो रही थी वो ट्राइबल लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। तो ये एक प्राइम कारण था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी कपल्ड विद, अभी जब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो गांव में रह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विलेज कम्युनिटी है ये कितनी ट्रेडिशनल है, कितनी इसके अंदर वी फीलिंग है, हम देख सकते हैं। तो रूरल सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्टर्स खड़े हो गए थे, और जो किराए पे लोग काम करते थे, और फिर मनी लैंडर्स। तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी रूरल सोसाइटी की, है ना। तो ज़्यादा ब्याज पे अगर पैसा दे रहा है मनी लैंडर, और रेवेन्यू कलेक्टर्स फिर करप्ट हैं, या फिर मतलब जबरन पैसा वो ले रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी लोगों को आ रही थी, और ये पॉजिटिव फैक्टर्स बन गए थे अपराइजिंग के। एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं, expansion of revenue administration over tribal lands leading to the loss of tribal people's hold over agriculture and forest land। तो जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्राइबल लैंड में ह्यूज जो है लॉस ट्राइबल लोगों का हो रहा था, क्योंकि उनका होल्ड अपनी ही ज़मीन से हट रहा था, तो जिस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और जो ब्रिटिश गुड्स हैं और उनकी प्रमोशन ज़्यादा की जा रही थी, और हैवी जो है ड्यूटीज़, हैवी जो मनी है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को देना पड़ रहा था, स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटी इज़ मनी विच इज़ बीइंग पेड बाय इंडियंस। तो वो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी उनको टैक्सेस बहुत हैवी देने पड़ रहे थे और ड्यूटीज़ देनी पड़ रही थी। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से पूरा जो इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री भी बोल देते हैं, वो डिवास्टेट हो रहा था, ख़राब हो रहा था, डिस्ट्रक्ट हो रहा था। और इंडिजिनस जो थी देसी जो इंडस्ट्री थी उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे जो वर्कर्स हैं वो वापस इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पे आ रहा था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिविल अपराइजिंग। जो वर्ड है सिविल, इसका मतलब है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद डिफेंस एंड मिलिट्री, बट हम यहाँ पे उन सब लोगों को इंक्लूड करेंगे, लाइक जो डीपोज्ड नेटिव रूलर्स हैं, लोकल जो किंग्स हैं जिनको हटा दिया गया है, और उनके उत्तराधिकारी जिनको उनके राइट्स नहीं दिए गए। हमने पढ़ा ही था पहले कि एक लैप्स डॉक्ट्रिन भी था, और भी तरह की जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, जब उन्होंने बहुत सारी जो किंगडम्स हैं वहाँ पे कंट्रोल किया, तो उत्तराधिकारियों का इशू तो था ही हर जगह पे। तो लोगों को लगता था कि हमारी खुद की ज़मीन हमारे पास नहीं रही है, अब मतलब हम खुद उत्तराधिकारी हैं लेकिन हमारे अधिकार ख़त्म हो गए हैं। फॉर्मर ज़मींदार हो गए, लैंड लॉर्ड्स हो गए, पॉलीगर्स जो हैं साउथ इंडिया में, जो जिनके पास टेरिटरी होती थी, पलायम बोलते हैं, पॉलीगर बोलते हैं उनको, कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू विलेजेस, और इनको कुछ विलेजेस दिए जाते हैं।
जो कि रूलर्स उनको देते थे, और मेनली उनको नायक भी बोला जाता था, जो कि अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे या ट्रिब्यूट देते थे, अपनी कुछ मनी देते थे किंग को। और एक्स रिटेनर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए डिफरेंट, और इस तरह के कुछ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिविल अपराइजिंग का एक बिग हिस्सा जो है बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा एंगर में हैं, गुस्से में हैं, और जिस वजह से मास सपोर्ट मिली। और जो मास सपोर्ट ज़्यादातर जो आई थी वो आई थी पीजेंट से, रैक रेंटेड, जिनको बहुत ज़्यादा जो है किराया भरना पड़ रहा है, जब जिनको बहुत हाई लेवल में रेंट भरना पड़ रहा है, वहाँ वो जो ग्रुप है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है अपराइजिंग में। अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस, जो शिल्पकार हैं, हस्तकला अपने हाथों से काम करने वाले आर्टिसंस हैं, उनसे वो अनएम्प्लॉयड हैं। और जो सोल्जर्स हैं जिनको जो मूव नहीं कर पा रहे हैं या निकाले जा चुके हैं या डीपोज्ड हैं या राजाओं के अंडर थे, अब वो ब्रिटिशर्स की कम उसके मिलिट्री में नहीं है, तो वो इस तरह के लोगों ने बहुत हायर लेवल पे सपोर्ट किया है और इन अपराइजिंग को। और हम देखते हैं कि मेजर कॉजेज़ क्या थे अब सिविल अपराइजिंग के। तो मेजर कॉजेज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि जो कंपनी का रूल था उसमें रैपिड चेंजेस हो रही थी इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड रेवेन्यू में, जो कि एकदम से लोगों के अगेंस्ट जा रही थी, लोगों को ध्यान में रखते हुए। नेचुरली देखो, ब्रिटिशर्स वहाँ पे इस मंशा से तो नहीं आए हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, ग्रो करेंगे। वो यहाँ को, इंडिया को एज अ मार्केट देख रहे थे, और इंडिया से ट्रेड करने के लिए उनको बहुत पैसा देना पड़ रहा था। तो पैसा ना देना पड़े, तो इस तरह से वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे पॉलिटिक्स को। तो यहाँ पे अब वो लोगों को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में अभी ये नहीं है कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है। तो लोगों के जो इश्यूज हैं उनको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जा रहा। तो बहुत सारे जो ज़मींदार थे, पॉलीगर्स थे, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था अपनी ही ज़मीनों पे, और उनको बहुत ज़्यादा जो और रेवेन्यूज़ जो थे मिलता था, वो भी उनको कॉलोनियल रूल के दौरान। एंड क्योंकि ज़मीन जब ज़मींदारों के हाथ से चली गई है, तो उस पे अगर कोई किसान काम कर रहे थे या उनसे उस पे उनको जो आमदनी हो रही थी वो कुछ भी नहीं अब हो रहा था। तो जिस वजह से दे हैड पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द न्यू रूलर्स। पर्सनल स्कोर का मतलब ये होता है रिवेंजफुल हो जाना किसी के साथ। वो जो नए रूलर्स के साथ बहुत रिवेंजफुल हो गए थे, और नेचुरली नए रूलर्स ब्रिटिशर्स थे, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ रिवेंजफुल थे। तो ईगो जो थी ट्रेडिशनल ज़मींदार्स की, वो बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि उनको कम्प्लीटली साइड लाइन कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और एक न्यू क्लास जो थी मर्चेंट्स की और मनी लैंडर्स की, वो इमर्ज हो गई थी। तो हमने देखा ही है ना कि जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, और जो मनी लैंडर्स हैं, पैसा उधार पे लोन देते हैं और ब्याज पे पैसा देते हैं, ये लोग नए क्लास एक अमर्ज हो चुकी थी, और जिस वजह से ज़मींदारों की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई हुई थी। तो हम देखते हैं कि ये इस वजह से भी ज़मींदारों की जो ईगो है वो हर्ट हुई थी। द रुइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़, इंडियन जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। और जो हस्तशिल्पकार हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे थे, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स थे, जो उनको संरक्षणा करना या किसी को सहारा देना है ना, जो बायर्स हैं, अब बाय कौन करेगा अगर ज़मींदारों से ज़मीन छिन गई है। और जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि छोटे जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं लोग, या स्मॉल स्केल पे जो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, उनका सामान खरीदते थे वो लोग। तो ज़मींदार अब खरीदते थे, ये हस्तशिल्पकार को नौकरी पे रखते थे, और जिस वजह से अगर वही नहीं है तो अब कौन उनको सहारा देगा, आर्टिसंस को कौन सहारा देने वाला है? तो कोई भी नहीं। और पीसेंट्स को कौन सहारा देने वाला है? वही सहारा देने वाले ही नहीं रहे। तो इस तरह से चीफ जो बायर्स थे, प्रिंसेसेस थे, चीफ्स थे, ज़मींदार्स थे, उनको जब नुकसान पहुंचा, तो जिन जिन इन ये कैटेगरी के लोग जिन लोगों को फर्दर सहारा देते थे या उनसे पूरा बिजनेस करते थे, वो सारा सिस्टम ही पूरा जो है अपसेट हो चुका था। तो प्रीस्टली क्लास इंस्टिगेटेड हेट्रेड, जो प्रीस्टली क्लास थी जो थी उसमें वो ऑलरेडी इंस्टिगेट कर रहे थे हेट्रेड अगेंस्ट रिबेलियन जो था उसके लिए। जो देखिए, जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, ये सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑलरेडी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे थे, भड़का रहे थे, या आप कह लीजिए उनको यूनाइट कर रहे थे, या उनको समझा रहे थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा नेशन फ्रेंडली तो नहीं थी,
और क्योंकि नेचुरली उनके विजन ही ऐसा नहीं था, है ना, और वो लोग, उन लोगों को लगता था कि भाई हम लोग यहाँ पे बस वो अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड में, और यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, एक तरह से पैरासिटिक एक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था इंडिया पे। तो जिस वजह से जो है कि ये जो थे प्रीस्टली कास्ट क्लास, ये भी जो ट्रेडिशनल लैंडेड और ब्यूरोक्रेटिक एलीट होते थे ना, ज़मींदारों के ऊपर ही निर्भर करते थे। तो हम देखते भी हैं मूवीज़ में भी, जो ज़मींदार हैं या लैंड लॉर्ड्स हैं, उन्हीं के साथ ये जो हाई रिलीजियस लीडर्स होते हैं जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ज़मींदारों को एक तबके को अगर धक्का पहुंचा है या उसका फॉल हुआ है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा तबका है उसका भी फॉल होता है फिर। तो इसका मतलब जो प्रीस्टली क्लास थी वो भी, उसको भी नुकसान हो रहा था। और फॉरेन जो करेक्टर है ब्रिटिशर्स का, वो हमेशा से ही जो है लोग उनको आउटसाइडर मान रहे थे, लोग उनके साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड हमें नहीं दिखते हैं। तो हम देखते हैं कि they always remained alien to this land, and their contemptuous treatment of the native people hurt the pride of the later. तो contemptuous जो मतलब है कि डीप हेट्रेड एक्सप्रेस करना, तो वो भी जो थे बहुत अच्छा व्यवहार जो है आम लोगों के साथ नहीं करते थे, जिस वजह से जो सिटीजन्स थे उनकी जो प्राइड है वो काफ़ी हर्ट होता था। तो नेक्स्ट जो है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल अपराइजिंग। तो जनरल अगर हम कैरेक्टर्स देखें, तो जो सिविल अपराइजिंग्स हैं इन मोस्ट ऑफ द इन केसेस में ये टाइम एंड प्लेस से सेपरेट हुई हैं। और जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे, फ्यूडल सिस्टम जो होता है वहाँ पे एक लैंड ऑन, जो लैंड होती है उसमें एक लैंड ऑनर होता है, और एक होता है टेनेंट जो उस लैंड पे काम करता है किराए पे, टेनेंट किराए पे ज़मीन लेकर उस पर काम करता है। तो जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे सिविल अपराइजिंग के, वो काफ़ी बैकवर्ड लुकिंग थे और ट्रेडिशनल इन आउटलुक थे। वो चाहते थे कि जैसा पहला सिस्टम चलता था इस तरह का सिस्टम रीस्टोर हो जाना चाहिए। तो जो ये अपराइजिंग हुई है, सिविल अपराइजिंग हुई है, बेसिकली दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ द लोकल कॉजेज। लोकल सिस्टम काफ़ी अपसेट हो चुका था, और लोकल सिस्टम को दोबारा से ठीक करने के लिए और अपना गुस्सा जो है, ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं उनको, वो और प्लस जो कि परिणाम निकल रहे थे इस एलियन रूल के, वो ये चीज़ें इकट्ठा मिलके जो हैं एक जनरल प्रैक्टिस्टिक्स बिल्टअप करती हैं सिविल अपराइजिंग का। तो सिविल अपराइजिंग में बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो क्या है कि लोग हैं डिससेटिस्फाइड, क्योंकि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उन पे एलियन रूल बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इतना ज़्यादा पैसे या रेवेन्यू और टैक्सेस उनको देने पड़ रहे हैं कि अब वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी कर पाए। और उन सब छोटे बड़े मीडियम हर लेवल के जो लोग हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अलग अलग जगहों पे, अब वो आपस में उनकी जो गुस्सा है वो इकट्ठा हो रहा है, और दिस गिव्स राइज टू सिविल अपराइजिंग्स। अब इस नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट्स में जितनी भी हम कवर अप कर सकेंगे, हम इम्पॉर्टेंट जो सिविल राइजिंग है अब हम वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।